हम बात करते हैं एपी की। मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। मैं एपी जो है इसको मैं कनेक्ट करता हूं जीपी से। आई कनेक्ट दिस एपी विद जीपी and then you will study one more result, HP. HP is reciprocal of AP. तो अगर AP को आप अच्छे से समझ गए तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट जीपी में एक्स्ट्रा आता है, तो वो तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो अच्छा, और एपी से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के आते हैं वो भी आपको टैकल करना सीखना है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वन टर्मिनोलॉजी हियर। व्हाट इज सीक्वेंस? इस सीक्वेंस क्या होती है? मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको अंडरलाइन कर रखा है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक वर्ड हमने यूज किया है डोमेन। तो डोमेन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इनपुट। क्या मतलब होता है? इनपुट। जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन खुला है ना, बोले चलो भाई चलते हैं मार्केट में, चलते हैं थोड़ा जूस पी के आएंगे। तो जूस पीने आए तो ये जूस की मशीन है, सपोज कर ले जूस की मशीन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर इनपुट क्या है? आपने बोला कि आपको जो है मौसम्बी का जूस चाहिए, तो इनपुट तो मौसम्बी है, गोल गोल मौसम्बी है। और इस मशीन ने उस मौसम्बी पे कुछ वर्क किया और आपको जूस मिल गया, एक ग्लास में जूस मिल गया, है ना। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा कि जो इनपुट है वो आपका जो है मौसम्बी है। इनपुट आपकी मौसम्बी है। इस इनपुट को मैथमेटिक्स में हम नाम दे रहे हैं डोमेन। क्लियर है बेटा? और ये जो मशीन है, जो मशीन जिसने इस पे काम किया, ये जो मशीन है ये आपका जो है ये यहाँ पे एज ए काम करेगा फंक्शन। उसकी अभी जरूरत नहीं है, ये एज ए काम करेगा फंक्शन। और जो ये आउटपुट आया इसे हम कहते हैं रेंज। दिस इज कॉल्ड रेंज। क्लियर होगी बात? तो इनपुट का मतलब है जो हम किसी भी चीज के अंदर देंगे। तो किसी भी सीक्वेंस में जो इनपुट होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। जो इनपुट क्या होगा? वो एक नेचुरल नंबर। मतलब सीक्वेंस के अंदर आप कोई नेचुरल नंबर ही रख सकते हो। जैसे मैंने कहा an एक सीक्वेंस है, an नोटेशन है सीक्वेंस का, और मैंने कह दिया कि दिस सीक्वेंस इज 2n-1, ये एक सीक्वेंस है। तो अब n को मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस कहने का मतलब ही है जो n की वैल्यूज होंगी दैट कैन बी ए नेचुरल नंबर। It means instead of n you can put only 1, 2, 3, 4 and so on. तो अगर a1 देखें कितना मिल जाएगा? 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, 2 पुट कर दो you will get 3, 3 पुट करो you will get 5, 4 पुट करो you will get 7. So this is one sequence and this is the general expression of that sequence. तो सीक्वेंस कोई भी नंबर्स हो सकते थे, ये एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में इनपुट लेकिन क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है जैसे इनपुट में इसमें जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो एपी का सीक्वेंस हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है बच्चों कि हमेशा आपका सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे। मैंने लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न। जैसे अगर मैं ऐसा कहता हूं आपको, ये एक पॉइंट हुआ, अगर मैं कहता हूं कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, इस बात को समझ लीजिए, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर अगर हम बोल रहे हैं तो प्राइम नंबर के सीक्वेंस का मतलब क्या है? तो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कौन है? 1। सेकेंड प्राइम नंबर कौन है? 2। नेक्स्ट कौन है? 3। फिर कौन है? 5। फिर 7। फिर 11, 13, है ना? यही है ना प्राइम नंबर? ये सही लिखा है या कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको? दिस इज राइट और इट इज समवेयर समथिंग इज रॉन्ग? कुछ गड़बड़ है? यस, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर।
वन प्राइम नंबर नहीं होता तो वन क्या होता है? कंपोजिट होता है क्या? वन क्या कंपोजिट होता है? नहीं बच्चों, वन कंपोजिट भी नहीं होता है, ना ही वन प्राइम है ना ही वन कंपोजिट है। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है प्राइम नंबर का, इसको मैं इस प्रकार से किसी भी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी प्राइम नंबर को एक जनरल फॉर्मूले से दे दें, क्योंकि आपको लास्ट प्राइम नंबर तो मालूम ही नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस को जनरल फॉर्मूले से दे पाए, आप दे भी सकते हैं। कुछ सीक्वेंस ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है, कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जिनको अपन दो दो तीन तीन पार्ट में डिफाइन करते हैं, तो वो भी देखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस मैंने लिखी हुई है, मैं बस समझा दे रहा हूँ, आप एक बार सॉल्यूशन रेफर करना। मैंने कहा राइट डाउन द सीक्वेंस whose nth term is this much. So nth term of the sequence in this question is given to you as 1 upon n cube sine bracket n into 2 की पावर n plus 1 into pi by 2। जानबूझ के थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन उठा लिया है, 3 into 2 की पावर n। अब आप देखिए, इफ यू पुट n equal to 1 then in sequence you can put a natural number. So what is a1? देखो a1 अब क्या होगा, a1 देखते हैं क्या भाई। तो इट इज 1 upon 1 cube साइन ब्रैकेट 1 into 2 की पावर 1 plus 1 into pi by 2 upon 3 into 2 की पावर 1। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब देखो बेटा क्या होगा, 2 की पावर ये तो हो गया 2, तो 4 हो गया कैंसिल, तो 2 पाई बचा ऊपर, 2 पाई अपॉन 3 into 2। अगेन दिस 2 and 2 will cancel, so we are left with sin pi by 3, and sin pi by 3 you already know this is equal to root 3 by 2. Okay, clear? तो sin pi by 3 आपका root 3 by 2 है। तो n equal to 1 पे जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मिला दैट इज root 3 by 2। उसी प्रकार से आप पुट कर दोगे n equal to 2 and find the value. Similarly put n equal to 3 and find the values. ठीक है, तो देखते हैं n equal to 2 पे क्या होगा। So a2 will be equal to what? 1 upon 2 cube। थोड़ा सीक्वेंस समझा दूं, उसके बाद तो हम आगे आ ही जाएंगे। 2 into 2 की पावर n plus 1, so 2 plus 1 into pi by 2 whole divided by 3 into 2 की पावर 2। Let us solve it। 1 upon 2 cube sine, this 2 and 2 will cancel out, and this 2 cube and 2 4 will cancel, you will get 2 pi by 3। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो आप जानते हैं sin 2 pi by 3 भी root 3 by 2 होता है ना। जिन्हें नहीं पढ़ा ध्यान रख लो, उसको हम बता देंगे आपको। इसकी वैल्यू भी होती है root 3 by 2। So now you will get root 3 by 2 की पावर 4 means 16। तो ऐसे टर्म आप निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। सबने पढ़ा हुआ ना, इसका नाम सुना हुआ फिबोनाची सीक्वेंस का। इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूं मैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। a1 is here 1, a2 is here 1 and an या ak plus 1 कुछ भी ले लो, an plus 1 will be equal to an plus an minus 1। ये फिबोनाची सीक्वेंस है फॉर n greater than equal to 2। सो ध्यान रख लीजिए, अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो पहला टर्म 1 हो जाएगा, दूसरा टर्म 1 हो जाएगा, अब तीसरा टर्म क्या हो जाएगा। एक a1 a2 a3 क्या होगा, पुट n equal to 2 here। ठीक है, n equal to 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो you will get a2 plus a1, so you will get here 2। put n equal to 3 here, you will get a3 plus a2, so a3 is 2 and a2 is 1, so you will get 3। like this you will get a sequence। okay, what will be next term? तो देखो हर नेक्स्ट टर्म जो होगा पिछले दो टर्म का सम है। an plus 1 is sum of an and an minus 1। तो जो अगला टर्म होगा इन दोनों का सम होगा, that will be 5। अगला टर्म होगा वो इन दोनों का सम होगा, that will be 8। now you will get 13 and so on। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं एपी का मतलब है ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, नेक्स्ट टू प्रीवियस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होना चाहिए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डिफरेंस होगा उसके अंदर एन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो, उल्टा सोचो, सपोज कर लो कॉमन डिफरेंस में एन आ गया, है ना। मान लो कोई कॉमन डिफरेंस आपके पास n+1 आ गया, तो n तो नेचुरल नंबर है। तो जैसे ही आपने n की जगह 1 पुट किया तो आपके पास d की वैल्यू 2 आ गई। फिर जैसे ही आपने n की जगह 2 पुट किया तो d की वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो d की वैल्यू तब चेंज होने लग गई। इसके बाद d की वैल्यू अब कांस्टेंट तो रही नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए हमेशा। तो एपी ऐसी सीरीज है जिसका नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए और उस कॉमन डिफरेंस के अंदर एन का टर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? कॉमन डिफरेंस के अंदर एन का टर्म नहीं आना चाहिए विदाउट द कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर डी 0 से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे मान लो डी आपके पास कहीं 2 हो गया और फर्स्ट टर्म 2 है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 4, 6, 8। ये नंबर्स इसके इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग एपी, ठीक है। तो अगर हमारे पास डी पॉजिटिव होगा, if d is positive then we'll get an increasing AP. What will happen when d is negative? Let's say d is -3. अगर d -3 है और आपने मान लो कहीं से भी चालू किया, 1 से चालू किया, तो 1 में से -3 कर लो, ठीक है। 1 में से -3 करो, कितना आएगा? -2। -3 करो, -5। अब क्लियर दिख रहा है, दिस AP is decreasing AP. So when d is positive, AP is increasing, the value of term will increase, and d is negative, the AP will decrease. Means the term value of term will decrease. What will happen when d is 0? ये इंटरेस्टिंग है। जब d 0 होगा तब क्या होगा? Let's say first term is 5 and common difference is 0. So 5 plus 0 is again 5, again 5, again 5. तो same term आ जाए बार बार, this is also an AP. In this case d is 0. ठीक है, ये सभी टर्म सेम होंगे, ये एपी है, ध्यान रखिएगा। इफ सेम नंबर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दिस इज आल्सो एन एपी। तो हमने क्या देखा? किसी भी एपी के कॉमन डिफरेंस में बच्चों एन नहीं आना चाहिए, क्योंकि एन आते ही एन एक नेचुरल नंबर होगा और एन की वैल्यू जैसे ही आप 1 2 पुट करोगे, डी की वैल्यू बदलनी चालू हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं जनरल एपी की, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चंस पर आते हैं। आपने ये सब पढ़ा हुआ, लेकिन मैं एक बार पहली क्लास में थोड़ा सा सब रिकैप कर दूं। अगली क्लास से मैं खुद जो मेन चीजें हैं उन्हीं पे ध्यान दूंगा। अब आइए एपी का अपन कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे। जो एग्जांपल्स है यू कैन सी इट, अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। समझो एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स से वी हैव, चलो मान लो लेट्स से यू हैव ए सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 एंड AN। अब ये एपी में है या नहीं, ये कैसे मालूम करें? तो एपी में कब होगा? जब नेक्स्ट और प्रीवियस का डिफरेंस सेम होगा। when A2 minus A1 is some constant, let's say D, and this is also equal to next or previous का difference A3 minus A2. This is also equal to next and previous का difference A4 minus A3. This is all thing will be equal to last or previous का difference AN minus AN minus. तो कोई भी सीरीज एपी में अगर है, अगर ये एपी में है, तो नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, नाउ फ्रॉम हियर सी व्हाट विल हैपन। व्हाट विल बी A2 हियर? चेक व्हाट इज A2 हियर। A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस D, ठीक है। व्हाट विल बी A3 हियर? A3 विल बी इक्वल टू A2 प्लस D, A4 विल बी इक्वल टू A3 प्लस D, and similarly AN will be equal to AN minus 1 plus D. For simplicity, let us suppose that A1 is small a. A1 को small a मान लो, तो फर्स्ट टर्म तो आपका small a हो गया। नाउ सेकेंड टर्म A2 क्या होगा? A1 plus D। A1 क्या ले लिया? small a,
So it will be a plus d. Third term क्या होगा? a2 plus d. a2 is what? a1 plus d. So this will become a2 कितना आ चुका? a plus d. यहाँ पुट कर दो a1 plus d plus d, तो a1 plus 2d, और a1 कितना है? a, तो a plus 2d. अब मैं सिंपल कह दूं, हर पिछले वाले में d ऐड कर देना, अगला वाला मिल जाएगा. अगला क्या मिलेगा? a plus 3d. Can you tell me what is the last term? Everybody can tell me. देखिए लास्ट टर्म जो आप लिखते हो a plus n minus 1 into d, how you are getting it? इसको समझो, ये मिलता कैसे है? ये कौन सी पोजीशन का टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन का टर्म है. फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 3 की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तो 3 आया है. तो 3 को 4 से रिलेट करो, तो 3 को मैं लिख सकता हूं 4 minus 1. क्या लिख सकता हूं इसको बेटा? मैं 4 minus 1 लिख सकता हूं. ठीक है ना? क्लियर? ओके. अगर मैं इसको देखूं, ये कौन सा टर्म है? ये थर्ड टर्म है. ठीक है, तो इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 minus 1. तो जिस पोजीशन का टर्म है d के साथ, उससे कम नंबर मल्टीप्लाई है. ये कौन सी पोजीशन का टर्म है? nth पोजीशन का टर्म है. tn लिख लो या an लिख लो, एक ही बात है. तो यहाँ d के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? n minus 1. सो दिस इज लास्ट टर्म, और nth टर्म tn, और अनदर नोटेशन स्मॉल an विल बी इक्वल टू a plus n minus 1 into d. तो लास्ट टर्म फॉर्मूला इज दिस मच. थोड़ा इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा अपन इसको और डिसेक्शन करें. इसका कैसे करेंगे डिसेक्शन? देखिए ध्यान से. तो an फॉर्मूला, an is equal to a plus, open this bracket, nd minus d. ये n minus 1 क्यों है? तो सबको क्लियर हो चुका है. ओके, नाउ इट इज नथिंग बट n into d plus a minus d. Let us take this d as a number, let's say capital A into n, and a minus d is a number, constant है ये, तो इसमें n तो आ नहीं रहा, as capital B. So the nth term of an AP, nth term of an AP is linear expression in n. ये n का एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा. तो किसी भी एपी का जो nth टर्म होगा, उसमें n की पावर हमेशा 1 ही आनी चाहिए. इसका हमेशा ध्यान रखेंगे. वो कभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. अगर n की जगह 2 आ गया है और कहा वो nth टर्म है, तो वो एपी हो ही नहीं सकती. ठीक है, ओरल सीधा आंसर देना आपने को. अच्छा, एक और बात देखें ध्यान से. ये जो n का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन था? d था, और यहाँ पे कौन है? n का कोफिशिएंट a है. तो कंपेयर करेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि जो n का कोफिशिएंट वो आपके पास d जो हो गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? a. ये d ही आपका a हो गया. और अगर आपको यहां से b निकालना है, d मिल गया आपका a, और b निकालो, b क्या है आपके पास? तो b आपके पास है यहां पर a माइनस d. मतलब आपके पास अब स्मॉल a कितना हो जाएगा? क्लियर समझ में आ रहा है? a स्मॉल a कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? b प्लस d मतलब b प्लस a. तो अगर कभी भी आपको nth टर्म an प्लस b दिया है, तो n का कोफिशिएंट आपका d है. इसका ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसको ऑब्जेक्टिव में यूज करूंगा. ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है? n की जगह 1 रख दो. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, कुछ बच्चों को बहुत वो लग रहा होगा सर बहुत इजी है. इजी तो है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यूज करूंगा तब उस समय याद होना चाहिए. सपोज कर लो an मैंने कह दिया 3n plus 5. नाउ व्हाट इज d हियर? Here d will be what? Coefficient of n, that is 3. What is a? A is put n equal to 1, means a1, that is 3 into 1 plus 5, that is 8. ये बात दिमाग में बहुत क्लियर बिठा लीजिए. चलिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं. an मान लीजिए आपके पास है 5 minus 6n. बताइए व्हाट इज d and व्हाट इज a? यस, व्हाट इज d? बहुत सिंपल है. तो d क्या होगा? जो n का कोफिशिएंट है. What is coefficient of n here? -6. So here d will be equal to -6. And what is small a? Small a is a1. Put n equal to 1. So 5 minus 6, so it is -1.
समझ गया बेटा? क्लियर? a इज -1 बेटा, ठीक है ना? ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको जैसे ही ये मिलेगा, ठीक है, हम सीधा ए और डी निकाल के आंसर लिखना चालू कर देंगे। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ लेट्स टेक, यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला mth टर्म फ्रॉम द एंड। अब मान लो कोई सीरीज आपके पास ऐसी आ गई, लेट्स टेक दिस सीरीज 1 3 5 7 9 11 13 15 17, एक छोटी सी ले रहा हूं 19। अब मैं कहता हूं कि भाई आप एंड से इसका थर्ड टर्म निकालो या फोर्थ टर्म निकालो। आई वॉन्ट T4 फ्रॉम एंड, मुझे एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। मेरे पास दो मेथड हो सकते थे। पहला मेथड क्या हो सकता था, बताइए? एंड से फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट यू काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। एंड से जो फोर्थ टर्म है, जो 13, हम ये पता कर ले स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। तो एंड से जो थर्ड टर्म है वो स्टार्टिंग से 7 टर्म, तो काउंट हो गया बिल्कुल। वो स्टार्टिंग से कौन सा है? स्टार्टिंग से T7 है। एंड से थर्ड टर्म स्टार्टिंग से 7 टर्म है। क्या हो रहा है बच्चे, बाबा डिस्कनेक्ट हो रहा है। स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है बेटा? ये 7 टर्म है। ओके, अब ये आया कैसे? यहां तो गिन लिया। आप देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने इसके अंदर, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, देखो T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ये 10 टर्म है। और एंड से कौन सा टर्म चाहिए? फोर्थ टर्म चाहिए, तो -4 कर दिया। अब +1 कर दीजिए, ये आपका 7 टर्म आ जाएगा। तो अगर मुझे mth टर्म चाहिए, tm फ्रॉम एंड चाहिए, तो मैं कहूंगा t टोटल नंबर ऑफ टर्म इज हियर n, लेट्स से, minus which term I want from the end? m plus 1. This is from starting. Remember this as formula. I think you already know these things, है ना? क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हो गया, बेसिक चीज क्लियर होगी सभी को। अब जैसे मैं एक और पॉइंट ले लूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूं। ये सब तो वो चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना? कुछ पॉइंट मैं आप बता दूं, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो ऐसा दिया हो गया कि mth टर्म और nth टर्म आपको गिवन है। सपोज को लो किसी सीरीज का mth टर्म आपको दिया हुआ है n, और उस सीरीज का nth टर्म आपको दिया हुआ है n, m दिया, सॉरी, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत क्या है। m और n में कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करता हूं, वैल्यू बदल देता हूं। लेट्स से सीरीज का जो mth टर्म है वो आपके पास है p, और सीरीज का nth टर्म है वो है आपके पास q। एक कोई एपी की सीरीज है, उसका mth टर्म p है, nth टर्म q है, ठीक है? क्लियर? तो हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बताओ। तो अगर हम जनरल वे से देखें तो ये हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू p, और ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू q। लेट अस सबट्रैक्ट इट। जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे यू विल गेट m-n into d is equal to p minus q. So what is d here? d equal to p minus q upon m minus n. What is p? P is the value of mth term, tm. What is q? q is the value of nth term, tn upon m minus n. तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमारे पास AP के कोई भी दो टर्म मालूम है, AP के कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अगर AP के कोई भी दो टर्म मालूम है, कोई भी दो टर्म मालूम है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा उन टर्म्स की वैल्यू का डिफरेंस, उन टर्म्स की वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके सफिक्स का डिफरेंस, उनकी पोजीशन का डिफरेंस। वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनकी पोजीशन का डिफरेंस। ऊपर क्या आ रहा है? टर्म की वैल्यू का डिफरेंस, तो नीचे क्या आ रहा है? उनकी पोजीशन का डिफरेंस।
ठीक है, क्लियर है? इसको चाहो तो आप ऐसा लिख लो, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ वैल्यू अपॉन डिफरेंस ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझ गए? ठीक है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू अपॉन डिफरेंस ऑफ पोजीशन। जैसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज कर लो मैंने कहा कि फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 22 एंड लेट्स से 11th टर्म इज लेट्स से 48। मुझे नहीं मालूम, मैंने मन से बना दिया। अब मैं कहता हूं फाइंड 15 टर्म। ये मैंने एपी में कहा, इन एपी दिस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द 15 टर्म। ठीक, डाउट? तो अब देखिए कि इसमें अपने पास डी कैसे निकलेगा। डी निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ आपके स्कूल का तरीका, मैं स्कूल के तरीकों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपने 10th क्लास में किया हुआ है। अब जो मेन जो चीजें उस पर ध्यान दीजिए। ये तीनों टर्म एपी के हैं और मैंने अभी बताया कि अगर दो टर्म एपी में है, अगर दो टर्म एपी में है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा that can be calculated by this difference of value upon difference of position। अब ये दोनों टर्म एपी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये भी एपी में है, तीनों एपी, एक ही एपी के टर्म है, तो इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आना चाहिए ना। अरे भाई तीनों टर्म एक ही एपी के हैं ना, तीनों टर्म सेम एपी के हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा। लेट्स फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू। So what is difference of value? That is 48 minus 22 upon what is difference of position? 11 minus 5 is equal to what is difference of value? T15 value we have to find. So write T15 value we have to find minus 48 upon difference of position 15 minus 11. Solve it, you will get T15. चलो निकालो। ये तरीके को अप्लाई करिए, ये मेरा तरीका है। आप कोई भी दो टर्म ले लेंगे, आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो तीन टर्म दिए हों तो भाई दो दो पेयर ले लो, क्योंकि तीनों टर्म सेम एपी के हैं, इसलिए आपका कॉमन डिफरेंस आप दो दो पेयर से निकालोगे, हमेशा सेम आएगा। हाउ यू विल फाइंड इट, मुझे आपके आंसर से मतलब नहीं है। आंसर तो आपने ये मेरे ख्याल से वर्कआउट किया होगा 10th क्लास के अंदर, लेकिन आपने जो 10th क्लास में वर्कआउट किया वो मुझे नहीं करना है। क्या करना है ध्यान से समझिए। अब मैंने कहा जो पीएच टर्म है एपी का वो ए है। मैं एपी ले इसलिए रहा हूं बेटा जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव की टैकलिंग की चीजों को मैं समझा पाऊं और फिर उन चीजों को हम आगे चैप्टर में ले जाएं। ये टर्म ए दिया, क्यू टर्म बी दिया, आर टर्म सी दिया, ठीक है ना। ये तीनों अपने को दिए हुए, अच्छी बात है। अरे तीनों टर्म जो है सेम एपी के हैं, दीज आर द टर्म ऑफ सेम एपी, तो सेम एपी के टर्म है ना। उसने कहा था ऑफ एन एपी, बोला है किसी एक एपी के हैं ये तीनों टर्म। अब ये तीन टर्म अगर किसी एक एपी के हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट टू। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? Difference of value b minus a upon difference of suffix q minus p. Now find common difference from last two. Difference of value c minus b upon difference of suffix q minus p. Sorry, ये ph टर्म आएगा, p q r। ये कैसे लिख दिया? ये r टर्म है ना, r दिया, सॉरी r। Difference of suffix r minus q, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी एपी के दो टर्म दिए हों या तीन टर्म दिए हों, ठीक है, तो आप सिंपल उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए और अगर और इक्वेट कर दीजिए, काम हो गया। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। दो टर्म दिए और तीसरा टर्म फाइंड करना है, फिर वही इसका डिफरेंस सेम होगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? समझ में आ गई बात? ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये बड़ा मजेदार काम हो गया, बिल्कुल सिंपल काम हो गया।
हाँ बेटा बिल्कुल सिंपल काम है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो मैंने कोई, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि टी एन ए एन या टी एन लिख दो, टी ए एन लिखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी पढ़ा ना अपन ने फॉर्मूला, यही पढ़ा अपन ने। अब चलो ए वन को लेफ्ट में ले आता हूँ, देखो यही रिजल्ट है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। ए वन को लेफ्ट में ले गया, इज एन माइनस वन इंटू डी। अब एन माइनस वन से डिवाइड कर देता हूं तो डी की वैल्यू क्या हो गई, ए एन माइनस ए वन अपॉन एन माइनस वन, यही तो है डी। nth पोजीशन का वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सफिक्स पोजीशन का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ पोजीशन। काम खत्म। क्लियर होगी बात? तो आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, ये भी वही है, सेम चीज है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और दे दूं। अगर मान लीजिए एपी का लेट्स से mth टर्म इज 1 अपॉन n और nth टर्म इज 1 अपॉन m, देन फाइंड mn टर्म। तो देखिए इसको कैसे लिखना है उसको समझिएगा, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से कुछ लोग को तो उसका आंसर याद भी हो। देखिए वैल्यू का डिफरेंस मैं कैसे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय सफिक्स का डिफरेंस n माइनस m इज इक्वल टू वैल्यू का डिफरेंस, टी एम एन की वैल्यू नहीं मालूम, निकालनी है तो टी एम एन, इसकी वैल्यू नहीं मालूम ना तो टी एम एन लिख दिया, माइनस 1 अपॉन m डिवाइडेड बाय सफिक्स का डिफरेंस एम एन माइनस एन। आई थिंक ये स्टेप सभी बच्चों ने लिख लिया था, यस और नो? जल्दी बताइए। ये स्टेप सबने लिखा था, 3 टर्म्स एपी में दिए हैं ना, तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो, इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। जब भी 3 टर्म्स एपी में हो, भले थर्ड की वैल्यू मालूम हो या नहीं मालूम हो, काम एक ही करना है, पहले 2 से कॉमन डिफरेंस निकालो, अगले 2 से कॉमन डिफरेंस निकालो और इक्वेट कर। ये स्टेप सबने किया कि वो 10th वाला फॉर्मूला लगाना चालू कर दिया, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। जल्दी बताओ क्या किया तुम लोगों ने? जो मेरा मेथड था, ये मेथड नंबर पटेल सर का मेथड एमपी, ये किया कि आपने 10th क्लास वाला मेथड किया mx। क्या किया आप लोगों ने? फर्स्ट मेथड से ट्राई मारा कि सेकंड मेथड से ट्राई मारा? थोड़ा देख तो ले, कितनी नई चीजें सीख रहे हो, कितनी पुरानी चीजें नहीं भूल रहे हो। कोई भी नहीं बताना चाहता, समझ रहा हूं मैं, सेकंड मेथड से ट्राई मारा होगा ज्यादातर बच्चों ने। अब थोड़ी आदत बदलो। क्या मैं कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। अगर कभी भी एपी में 3 टर्म्स दिए जाएं, 2 टर्म की वैल्यू मालूम हो, तीसरे की वैल्यू निकालनी हो, या तीनों टर्म की वैल्यू मालूम हो, रिलेशन निकालना हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, आपको पुराने मेथड से सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। हाँ स्कूल में आएगा तो भले पूरा करते रहिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है? क्लियर? स्कूल में आप करिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्कूल में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे देने वाले। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि इनकी वैल्यू का डिफरेंस 1 अपॉन m और 1 अपॉन n, इनकी वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसके सफिक्स का डिफरेंस, इससे क्या मिल जाएगा? इससे इन 2 टर्म से d मिल जाएगा। फिर यहां भी निकाल लो इनकी वैल्यू का डिफरेंस, इसकी वैल्यू नहीं मालूम तो tmn लिख दिया, माइनस 1 अपॉन m डिवाइडेड बाय mn माइनस n, सफिक्स का डिफरेंस। भाई क्योंकि सेम एपी के तीनों टर्म है, तो इससे जो डी मिलेगा और तो इससे जो डी मिलेगा वो सेम मिलेगा। एक बच्चा बोले सर फर्स्ट और लास्ट से डी निकाल लो तो भी सेम आएगा, ठीक है? चलिए अब इसके बाद देखिएगा क्या करना है, इसके बाद की तो मेन कहानी है, सुनो ध्यान से। अब इसके बाद आपने एलसीएम लिया, कितने स्टेप किए, सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व इट, and from here you find, give me the answer,
हम मैक्सिमम 2 स्टेप में कैसे सॉल्व करें। देखिए ये चीज सीखना है। आप जो है, मैंने ये तरीका समझा दिया, अब इस तरीके को कितना छोटा से छोटा कर सकते थे वो सीखना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पर पूरा सॉल्विंग कर रहा हूं। इसे कहते हैं कुटर पुटर, यहीं सब चालू हो जाओ। यहाँ एलसीएम ले लो। व्हाट इज एलसीएम? ऑब्वियसली एलसीएम इज m into n। तो देखिए मैंने लाइन खींच दी, m into n एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, ये n माइनस m ध्यान से देखना, और ये n माइनस m कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो mn माइनस n था, इसको इधर भेजो। तो यहां न्यूमरेटर में क्या बना, वो स्टेप समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूं। mn माइनस n divided by this LCM mn is equal to tmn minus 1 upon m। ठीक, अब इसको डिवाइड करो। डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? n कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन m मिलेगा। ये माइनस 1 अपॉन m इस 1 अपॉन m को कैंसिल कर देगा। क्लियर हुआ? तो इसको चाहो तो ऐसा ब्रेक कर दो कि यहाँ ब्रेक कर दिया मैंने, यहाँ mn और लिख दिया। ये कैंसिल होके 1 देगा, ये n से n कैंसिल, माइनस 1 अपॉन m, ये इससे कैंसिल, tmn इक्वल टू 1 बचेगा। खिचड़ी बनाना चालू करो। 1 से 2 इस लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। आपने 4 स्टेप सही लिखा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा उस समय, लेकिन हमें अच्छा दिखाना नहीं है, केवल हमें जल्दी सॉल्व करना है। तो इतनी खिचड़ी बनाओ कि हम पहचान पाए, कि हम खुद समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, उसमें गलती ना हो। समझ गए? तो अभी तो आपको 4 स्टेप लगा, कोई बात नहीं, 4 स्टेप लगा दिया, फिर बगल में ऐसी खिचड़ी बनाना चालू करो। तो एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, कैंसिलेशन करना है, ये सब काम एक लाइन में करना चालू करो। तो आप 3 से 4 स्टेप को एक स्टेप में कवर कर लोगे। ये इसी की प्रैक्टिस करनी है, ये चीज सीखनी है आपको। ठीक है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। Which term of the sequence minus 8 plus 18i, maybe you had solved this question, minus 6 plus 15i, minus 4 plus 12i is purely imaginary? Option A 5, option B 7, option C 6, option D 8. Yes, right. Which term of the sequence is purely imaginary? सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये सीरीज आपकी एपी में है? डिफरेंस निकाल के देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 15i माइनस 18i, तो माइनस 3i, और माइनस 6 प्लस तो 2 माइनस 3i, यहां भी निकाल लो, ये भी 2 माइनस 3i है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आपका वो है माइनस 8 प्लस 18i, और कॉमन डिफरेंस है आपका 2 माइनस 3i। हम कह रहे हैं कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी है, विच टर्म इज प्योरली इमेजिनरी, है ना? तो हम बोलेंगे कि nth टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। nth टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। इसका ऑब्जेक्टिव का तरीका भी सोचेंगे। तो nth टर्म निकालो इसका। सो व्हाट इज nth टर्म? tn क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a is minus 8 plus 18i plus n minus 1, d is how much? 2 minus 3i। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो। n से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से पहले मल्टीप्लाई तो हो जाए 2 इंटू n माइनस 1 माइनस 3i इंटू n माइनस 1। अब अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, देन इट मीन्स, अगर इमेजिनरी है मतलब ये 8 नहीं आना चाहिए ना। जैसे आप 2 प्लस 3i लिखते हो, ये मिक्स नंबर होता है। 2 अगर केवल लिखते हो तो रियल नंबर है, और 3i लिखते हो तो प्योरली इमेजिनरी है।
मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट 0 होना चाहिए और प्योरली रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो इसका जो रियल पार्ट है वो 0 कर दो। तो रियल पार्ट कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। तो रियल पार्ट तो बेटा एक ये है और एक ये है। तो रियल पार्ट ऑफ Tn मस्ट बी 0। तो Tn है उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए एंड रियल पार्ट इज -8 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इज 0 और -8 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 5। लेकिन ध्यान दो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो कुछ करना ही नहीं है। हमने क्या कहा कि प्योरली इमेजिनरी चाहिए, मतलब ये जो पहला वाला टर्म है वो 0 होना चाहिए। ये पहला वाला टर्म 0 होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए ये तो 2 से कम होते जा रहा। हर पिछले में 2 जोड़ूंगा तो अगला आ जाएगा। दिख रहा है ये? इसमें 2 जोड़ ऐड किया ये आया, इसमें 2 ऐड किया -2 है, -2 में 2 ऐड किया 0 आ गया। तो भाई अगले बार -2 आएगा, अगले बार 0 आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ काम खत्म। काय को इतना सॉल्व करूंगा भाई? अगर मुझे ये मालूम है कि प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0, तो देख लो ना यार डिफरेंस क्या चल रहा है। डिफरेंस इसमें 2 प्लस करने पर -8 में 2 प्लस करने पे ये मिला, उसमें 2 प्लस करने पे ये मिला, इसमें 2 ऐड कर दो अगला रियल पार्ट मिलेगा, उसमें 2 ऐड कर दो अगला रियल पार्ट मिलेगा। अब देख लो रियल पार्ट कब 0 है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म इज द करेक्ट आंसर। सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहता प्योरली रियल तब क्या करते? प्योरली रियल तो फिर इसको कम करना चालू कर दो। सॉल्व करने की क्या जरूरत है? 18 है। प्योरली रियल अगर मैं कहता तब क्या करते? प्योरली रियल में क्या करोगे बताओ? थोड़ा अच्छे से लिख दो, कभी कभी घसीटा राइटिंग चालू हो जाती है। वैसी मेरी राइटिंग बड़ी मजेदार है। पहला 18 है, फिर 15 है, फिर क्या देखो, फिर 12 है। हो गया काम खत्म। 12 3 से कम कर दो, कितना आ गया? 9। 3 कम कर दो, अरे 3 का टेबल पढ़ लो ना सीधा सीधा यार। 3 कम कर दो, 6, 3, 0, 1, 2, 3 देख लो यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। काय को इतना एनेट्रॉन निकालने जाऊंगा यार? कुछ समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है? मैंने पूरा तरीका ही बता दिया आपको और ऑब्जेक्टिव में कैसे टैकल करना वही बता दिया। एक कॉन्सेप्ट सुनो, ये तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने बता ही दिया कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी AP है। जब हम यहाँ राइट में बढ़ रहे हैं तो हम d ऐड कर रहे हैं। अच्छा उल्टा पढ़ो तो a प्लस 3d से a प्लस 2d कैसे आएगा? तो a प्लस 3d में d माइनस करोगे तो ये आएगा, इसमें d माइनस करोगे तो ये आएगा, इसमें d माइनस करोगे तो ये आएगा, इसमें d माइनस करोगे तो पिछला वाला इसके पहले वाला आ जाएगा। तो इसके पहले वाला क्या है मैंने लिख रहा हूँ ध्यान से देखो। इसके पहले वाला कौन है? a माइनस d। उसमें d माइनस कर दो a माइनस 2d, उसमें d माइनस कर दो a माइनस 3d, उसमें d माइनस कर दो a माइनस 4d। ये चलते जाएगा। तो ये मैंने एक ऐसी एपी लिख दी जो ए से राइट में भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं 3 टर्म्स इन एपी। अगर एपी में कोई भी 3 टर्म्स होंगे तो कौन कौन से 3 टर्म लोगे? ध्यान से देखो, वो आप नॉर्मली ये लेते हो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये कब लेना चाहिए? जब क्वेश्चन में सम दिया होगा। क्यों? तो ये तीनों को सम करते डी कैंसिल हो जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं यार मैं तो ये 3 लेना चाहता हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लेके खुश रहिए। अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो बिल्कुल इसको लेके खुश रहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में सम दे दिया गया है, सम ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन, तो इसको लेने से फायदा क्या मिलेगा? डी कैंसिल, a मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर 5 टर्म दिया तो कैसे लिखोगे?
तो थ्री टर्म जैसे लिखा था, बीच में ए आएगा, यहाँ ए लिख दो, बीच में ए आएगा, वहां ए लिख दो, उसके राइट में प्लस डी करते जाओ, लेफ्ट में माइनस डी करते जाओ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर फोर टर्म आएगा तब क्या करोगे? व्हाट आर फोर टर्म्स इन एपी? जल्दी बताओ। एपी में चार टर्म कौन कौन से होते बोलो, याद है? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये भी कब लेना बेनिफिशियल है? जब सम दिया होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो डी नहीं 2d है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस 2d है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि चार टर्म आप ऐसे ही लोगे। अगर सम दिया तो ये लेना बेनिफिशियल है ना, बाकी कुछ और ले लो। कभी कभी ऐसे टर्म लेना भी बेनिफिशियल हो जाता है। देखो जैसे a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2, ये चार टर्म लेना बेनिफिशियल हो जाता है कुछ क्वेश्चन में। आईआईटी में क्वेश्चन आया है जिसमें अगर मैं ये चार टर्म लूंगा तो मेरा कैलकुलेशन इन चार टर्म को लेने से 50% रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपसे ही पूछूंगा कि भाई ये लूं कि ये लूं, आप ही मुझे बताओगे सर ये लेना है ये नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट में जो क्वांटिटी दी गई है उसमें इसमें कैलकुलेशन इजी है, इसमें कैलकुलेशन टफ है। चलिए अब इस पे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो आईआईटी में आया हुआ है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इफ द फोर्थ पावर ऑफ, ये सब्जेक्टिव में आया हुआ है, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस थ्री टर्म एपी में उसका स्क्वायर या प्रोडक्ट वो वाले नहीं ले रहा क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 10th में किए हुए हैं। फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी with integer entries, with integer entries to product of, क्या होता है जैसे ये नीचे आता है ना फिर वो टू प्रोडक्ट ऑफ any four consecutive term, एडेड कहां गया भाई? If the fourth power of common difference of an AP with integer entry is added आएगा, is added, या नोट करो, is added to the product of four consecutive term, then prove that, सब्जेक्टिव में आया था ये, prove that the resulting sum is square of integer. Resulting sum is square of integer. भाई मेरी राइटिंग समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा ट्राई तो मारो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A fourth power of common difference of an AP with integer entries, इंटीजर एंट्री मतलब जो टर्म है वो इंटीजर है ना, इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव टर्म, कोई भी फोर कंसेक्यूटिव टर्म के प्रोडक्ट में हम ऐड कर देते हैं, then prove that resulting sum will be this much. What is the question?
हमने कहा है कि भाई हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, वी हैव 4 कंसेक्यूटिव टर्म, और ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सो लेट 4 टर्म्स आर मैं यही ले रहा हूं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, और बता दिया था इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है बच्चे, 2d होता है। इसको लेने से मुझे बेनिफिट क्या दिख रहा है, अभी तो जो लग रहा फायदा वो ये लग रहा है कि इसमें मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लगा लूंगा, ये मुझको फायदा दिख रहा है। देखता हूँ आगे क्या फायदा मिलता है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि फायदा मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये लग रहा है तो आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो इनके प्रोडक्ट में मुझे ऐड करना है फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका फोर्थ पावर ऐड करना है। सो a माइनस 3d इंटू a माइनस d इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 3d प्लस, तो कॉमन डिफरेंस है 2d, इसका होल पावर ऐड करना है, और ये प्रूव करना है कि दिस इज ए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब दो टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो जब मैं फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट करूंगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। फिर यहां मल्टीप्लाई कर लो बेटा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 16d की पावर 4। अब फिर ब्रैकेट ओपन करो, हर एक को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया a की पावर 4, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर 9d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 9d स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9d की पावर 4, देखो ध्यान से, प्लस 16d की पावर 4। अब देखो ये a की पावर 4 तो एज इट इज आया, अच्छी बात है, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 9, ये जाएगा माइनस 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9d की पावर 4 प्लस 16, तो जाएगा 25d की पावर 4। तो ये क्लियरली दिख गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये तो प्रूफ करना है। क्वेश्चन तो लिख लिया ना आपने, देख लो भाई। हमने 4 टर्म ये वाले क्यों लिए, क्योंकि इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला इजिली लग रहा था। तो ये वाले 4 टर्म ले लिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और उसमें उसके कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर ऐड कर दिया। अब प्रूव करना है कि दिस विल बी सम ऑफ, ठीक है, रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो जो रिजल्टिंग सम आएगा, ये जो ऐड करने पे जो समेशन क्रिएट होगा, सम का मतलब यहां से इसको जो ऐड किया है, ये जो सम क्रिएट हुआ, ये जो सम क्रिएट हुआ, ये जो है स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए। प्लस 5 प्लस 7 अप टू 100 तक एक सीरीज है। सेकेंड सीरीज इज 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू 100 तक। ये दो सीरीज दी हुई है। फाइंड नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म the number of identical term
is option A 14, option B 32, option C 33, ऑप्शन डी 34। कि दो सीरीज दी हुई है बेटा, और हमें यह पता करना है कि इसके कितने सारे टर्म आइडेंटिकल हैं। क्वेश्चन का वाला मीनिंग समझो आप लोग। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एक सीरीज दी है 3, 5, 7, 9, 11, एक आपके दो के डिफरेंस की सीरीज बन गई। ऐसे 100 तक आप लिखते चले गए, 100 टर्म इसके लिख दिए। वैसे ही 4, 7, 10, 3 का डिफरेंस 13, 16 ऐसी एक सीरीज बन गई, उसके 100 टर्म लिख दिए। अब इन दोनों सीरीज में कुछ टर्म कॉमन है, थोड़ा आगे तक लिखो, अभी समझ में आया? कुछ टर्म कॉमन है, वो कॉमन टर्म कितने हैं ये हमें पता करना है। दिस इज द क्वेश्चन। वो कॉमन टर्म कितने हैं वो अपने को मालूम करना है। तो आप लोग एक काम करिए, थोड़ा मेरा काम आसान कर दीजिए। आप 100 टर्म निकालिए इस सीरीज का, 100 टर्म निकालिए इस सीरीज का, दोनों सीरीज का 100 टर्म निकालिए। पहले ये काम कर लीजिए, तो मैं वो काम नहीं करूंगा, आप कर लें। चलिए, फाइंड 100 टर्म ऑफ बोथ सीरीज फटाफट एंड सेंड मी आंसर। जल्दी मैं आपसे पूछूंगा आपका 100 टर्म क्या आया। भव्या इज सेइंग 201 एंड 301। करेक्ट है क्या? चेक कर लो। आई डोंट नो, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। अदर स्टूडेंट मस्ट चेक इट। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या। अब समझिए क्वेश्चन। हमने कहा है नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म, मतलब इन दोनों में कितने टर्म आइडेंटिकल है। चलिए देखते हैं आइडेंटिकल टर्म कौन कौन से। पहला आइडेंटिकल टर्म ध्यान दीजिए 7, मैं ऊपर वाली सीरीज पे मार्क कर रहा हूं खाली। दूसरा आइडेंटिकल टर्म 7 हो गया ना, एक आइडेंटिकल टर्म, दोनों में देखो 7 है। दूसरा इधर नहीं है, इधर 13, अब इधर 19। ठीक, देखते हैं बेटा दिव्यांश। आई डोंट नो द आंसर, आंसर देखना पड़ेगा। सो ध्यान दें। ओके, तो ऐसे आगे और भी टर्म होंगे। सो लेट अस मेक ए सेपरेट सीरीज ऑफ दिस आइडेंटिकल टर्म्स। तो जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं इनकी एक अलग सीरीज बनाओ। ध्यान रखना, दीज आर द वैल्यूज। अब बताओ ये जो आइडेंटिकल टर्म की जो सीरीज है, सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म, जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज है ये कहां तक जाएगी? एंड नंबर क्या हो सकता है मैक्सिमम? 201 और 301। टेल मी, ये तो वैल्यूज है ना, ये वैल्यू कहां तक जा रही है? 201 तक। इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है? 301 तक। तो इस आइडेंटिकल टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? यहीं तक जाएगी भाई। 201 के बाद इसमें भले नंबर आता है, इसमें तो आएगा ही नहीं, तो कॉमन तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैक्सिमम दिस विल रीच मैक्सिमम टू 201। हो सकता है वो 201 ना भी पहुंचे, उसके पहले ही आइडेंटिकल टर्म खत्म हो जाए, बट मैक्सिमम इट विल गो टू दिस वन। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर हियर। यही तो निकालना है। इस सीरीज में कितने सारे टर्म्स है यही तो निकालना है। नाउ यू टू फाइंड n फॉर दिस सीरीज, यही निकालना है ना बेटा। नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म, नंबर मींस n। आइडेंटिकल टर्म की सीरीज लिख दी, उसका n निकाल लो। सिंपल, देखो आइडेंटिकल टर्म की सीरीज है, उसका n निकाल लो। तो हियर an और tn is equal to a plus n minus 1 into d. Any doubt in this statement? Tn is 201. This is the maximum value. A is here 7, and you have to find, and d is here how much? Let's see, 6, I think.
201 में से 7 माइनस कर दो तो कितना हो गया बच्चे, बोलो। 194 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, है ना। Therefore, what is n minus 1? 194 डिवाइडेड बाय 6। 194 को 6 से डिवाइड करो भाई, कितना आ रहा बताओ मुझे। मुझे भाई इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है, आप लोग बताइए। तो 1 प्लस वैल्यू बताइए कितना है 194 बाय 6। अरे 6 3 जा मतलब 30 से ऊपर जा रहा भाई। 14 कैसे आया तुम्हारा दिव्यांश? पिछले बार मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसका 14 आंसर आया होगा, इस बार नहीं आ रहा। डिवाइड करो कितना आ रहा है, डिवाइड 194 बाय 6। गिव मी द वैल्यू, आई डोंट नो डिवीजन। मुझे ये डिवीजन नहीं आता, मुझे लॉजिक आता है ना। नहीं नहीं, कर तो मैं भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप करें, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स यही तो होती हैं। आप इंतजार करोगे कि दूसरा सॉल्व कर दे तो नेचुरल सी बात है आपसे आगे भी निकलेगा, और आप नहीं करोगे तो गलती आप करोगे। वैल्यू दीजिए, डेसिमल में दीजिए, 1 प्लेस तक केवल। 32.33। So Sparsh is saying 32.33. So okay, 32.3 is sufficient. Plus 1. So now you get 33.3. So maximum n can be 33.3. But we know that n must be a natural number. अच्छा, नंबर ऑफ टर्म 33.3 नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म 33 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। तो 201 तो मैंने कहा ना मैक्सिमम हो सकता था। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि ये आखिरी वाला नंबर जो कॉमन होगा 201 उसकी वैल्यू होगी, उससे कम होगी। तो डेसिमल ये बता रहा है कि हमने ज्यादा वैल्यू ले ली, इससे पहले जाना है, मतलब टर्म कौन सा लेना है, 33 लेना है। सो देयरफॉर n इक्वल टू 33। ठीक है, समझ में आया ये सब? तो यहाँ ऑप्शन आपका हो गया सी। और डाउट है किसी बच्चे को? देख लो ध्यान से, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बच्चे मुझे लगता है कि वो केवल आराम करने के लिए बैठे हैं, उनको लगता है आराम से दूसरा जवाब दे रहा है तो मुझे नहीं करना। बेटा ऐसा नहीं, गलत बात है। आपको सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, गलतियां यहां हो जाए, क्लास में हो जाए चलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं चाहिए। यहां मिस्टेक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 बार होगी, 5वीं बार थोड़ी होनी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो। मेन बच्चे को दिक्कत आती है कि सर अगर मान लीजिए जो कॉमन टर्म है यहां तो बहुत जल्दी जल्दी मिल गए, मान लो 10-20 गैप के बाद कॉमन टर्म मिल रहा होता तब क्या करता मैं? तो मैं कहता हूं कि तुमको कॉमन टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। सुनो ध्यान से, अब सुनो मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करके सुन लो, इसीलिए क्वेश्चन आता है। पहला कॉमन टर्म निकाल लो। पहला कॉमन टर्म तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, 5-6 टर्म में मिल जाएगा। तो पहला कॉमन टर्म 7 आ गया। ठीक है, बोले अब दूसरा कॉमन टर्म कैसे निकालें? उसकी जरूरत ही नहीं है। 13 अपने आप आएगा, 19 अपने आप आएगा। कैसे आएगा? सुनो ध्यान से। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ आइडेंटिकल सीरीज? कॉमन डिफरेंस जो ये आइडेंटिकल सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। खत्म। फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना, जल्दी बोलो। फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, बोलो। फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, बोलो ना, कितना है? 2 है। अरे सेकंड का कितना है माय डियर? 3 है। 2 और 3 का एलसीएम भी बोलो जल्दी से, 6 हो गया। तो पहला टर्म अगर 7 है, पहला टर्म अगर 7 है तो दूसरा टर्म क्या होगा? कॉमन डिफरेंस तो 6 फिक्स हो गया। तो 7 में 6 जोड़ो,
बोलो क्या आया 13, 30 तीसरा टर्म 13 में 6 जोड़ो, क्या आया 19। कहां तक जाना ये भी सुन लो। अब कहां तक जाना है उसमें छोटी वाली वैल्यू निकालनी है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस कम है, देखो टोटल नंबर और टर्म दोनों में सेम दिए हैं, थोड़ी सी चीजें पकड़ो तो क्वेश्चन कैलकुलेशन कम होगा। टोटल नंबर और टर्म दोनों में 100 है, 100 टर्म है, तो क्लियर बात है कि जिसका कॉमन डिफरेंस कम है उसकी वैल्यू कम आएगी। इसका कॉमन डिफरेंस 3 है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, तो कम वाले की कैलकुलेशन करिए। केवल इसको कैलकुलेट करना है, इसको भी कैलकुलेट नहीं करना, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, सेम थे। तो ऑब्वियसली अब 201 तक जाना है, इसके बाद ये कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन यहां से यहां तक जो क्रिएशन का जो कार्यक्रम था ना, ये कार्यक्रम आप इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। अब मेंस में क्या किया उसने, बोले बच्चे 2-2 सीरीज करते हैं ना, 3 सीरीज देती, कोई दिक्कत नहीं है, पहला टर्म कॉमन निकाल लो, तीनों सीरीज का एलसीएम ले लो कॉमन डिफरेंस का, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कॉमन सीरीज का। तो तीनों में जो कम जा रही है केवल उसी का nth टर्म निकालो, बाकी का मत निकालो। आइडिया समझ में आ गया?